Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग तरीके का चैप्टर, एक्चुअली चैप्टर ना हो करके यह एक पोएम है जो कि आपकी 11th क्लास के इंग्लिश के बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, यानी कि एक तरबूज के शहर की कहानी। एक्चुअली ये चैप्टर है, चैप्टर 9 होकर के ये एक पोएम है जो कि विक्रम सेठ ने लिखी हुई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसके अंदर एक मूर्ख राजा होता है। जैसे कि आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कि सिटी ऑफ फूल्स। तो इसी तरीके से जो ये कविता है ये भी एक मूर्ख राजा के बारे में है जिसमें कि वो एक मेहराब बनवाता है और मेहराब कुछ छोटा बन जाता है, उसकी जो ऊंचाई है ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहती, और जब राजा वहाँ पर जाता है तो राजा का मुकुट नीचे गिर जाता है, उसका ताज नीचे गिर जाता है। तो इससे जो राजा है थोड़ा अपमानित महसूस करता है। तो इसके सिलसिले में वह अपनी आन बान शान बचाने के लिए अपराधी की तलाश करता है और वहाँ पर एक फांसी का फंदा तैयार करता है कि अपराधी को फांसी दी जाए। लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं पाया जाता। अंततः उस राजा को ही फांसी दे दी जाती है। अब ऐसा इसमें क्या होता है, क्यों होता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पता चलेगा, यानी कि आपको ये पोएम को पढ़ने से पता चलेगा। तो आई होप कि आप ये पोएम बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत से पहले, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ ए मेलन सिटी, यानी कि तरबूज के शहर की कहानी, तो जो कि ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी हुई है। तो इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बात लिखी हुई है जिससे कि आपको इस चैप्टर का अंदाज़ा लग जाए। तो इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग पोएम, यानी कि जो निम्नलिखित पोएम आपके सामने है, इस टेकन, ये ली गई है फ्रॉम मैपिंग, यानी कि जो ये पोएम है ये मैपिंग से ली गई है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981, जो कि 1981 यानी कि 1981 में पब्लिश हुई थी, एंड इज़ इंक्लूडेड, और इसको शामिल किया गया है इन द कलेक्टेड पोएम, यानी कि कलेक्टेड पोएम नाम के जो कविताओं का जो संग्रह है उसमें शामिल किया गया है बाय विक्रम सेठ के द्वारा। आगे इसमें लिखा है कि द किंग, यानी कि जो राजा होता है इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में जो बताया गया जो राजा होता है इज जस्ट, वह न्यायप्रिय, यानी कि उसको न्याय करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड प्लेसिड, और बड़ा ही शांत व्यक्ति है। आगे आपके सामने इसमें एक क्वेश्चन है कि डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस, क्या वह इस न्याय की धारणा को अ लिटिल टू फार, क्या वो कुछ ज़्यादा ही आगे लेकर के चला जाता है, यानी कि वो अपना न्याय की जो अवधारणा उसके मन में रहती है कि हाँ हर चीज़ का न्याय होना चाहिए, तो क्या उस न्याय की अवधारणा को लेकर के वह कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता है जहाँ पर उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कुछ इस पोएम में लिखा हुआ है। तो इस पोएम के द्वारा इस मेलन सिटी की स्टोरी, यानी कि जो कहानी है वो आपके सामने बताई गई है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि आफ्टर इदरिस शाह, यानी कि जो इदरिस शाह नाम का जो व्यक्ति है वह इस पूरी कहानी को एक पोएम के रूप में आपके सामने गा करके सुनाता है और इसी कविता में वो पूरी कहानी स्पष्ट करने की कोशिश करता है। तो इसकी शुरुआत में लिखा है कि इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, यानी कि वह शहर जिसके बारे में मैं गाता हूँ, यानी कि जिसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ, जो वो शहर है, देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, कि वहाँ पर एक बहुत ही न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा हुआ करता था। आगे इसमें लिखा है कि द किंग प्रोक्लेम्ड, कि उस राजा ने घोषणा की, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कि एक मेहराब बनवाई जाए, यानी कि वहाँ पर एक मेहराब बनवाने का आदेश उस राजा ने घोषित कर दिया। दैट ट्रिम्फ वैली, जो कि बड़ी सफलतापूर्वक वुड स्पेन द मेजर थोरोफेयर, यानी कि जो वहाँ का जो मुख्य राजमार्ग है उसके तरफ चारों ओर वो फैला होना चाहिए, यानी कि ऐसा मेहराब बनवाने का उसने आदेश देने की इसने घोषणा की। टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, जहाँ पर जो आने वाले जो दर्शक होंगे जो कि उस मेहराब को देखने के लिए आएंगे उनको निर्देश व आदेश दिया जा सके, ऐसी एक मेहराब बनाने का उसने आदेश दे दिया। आगे इसमें लिखा है कि द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, कि वहाँ पर जो वर्कर थे, जो मजदूर थे जिनसे कि वो बनवाई जानी थी, वो वहाँ पर गए, एंड बिल्ट द थिंग, और उन्होंने वो मेहराब बना करके तैयार कर दी।
दे डेड उन्होंने यह मेहराब इसलिए बनाई सिंस ही वॉज द किंग क्योंकि वह राजा था, राजा ने कहा और उन्होंने वो मेहराब बना दी। आगे इसमें लिखा है कि द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर कि जब राजा वहाँ पर घोड़े पर बैठ करके उस जो मेहराब है जो राज्य का मुख्य द्वार है वहाँ पर उसको देखने के लिए गया। टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर वहाँ पर जो दर्शक थे उनको आदेश और निर्देश देने के लिए, यानी कि जब राजा वहाँ पर गया वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे उसको देखने के लिए जो कि दर्शक बने हुए थे। वे राजा को देखने के लिए वहाँ पर पहले से ही खड़े थे, काफ़ी भीड़ थी। तो राजा वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य के मुख्य द्वार यानी कि उस मेहराब की तरफ गया। आगे इसमें बताया गया है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो राजा हैं वो वहाँ पर अपने मेहराब के पास गया और यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो स्पेक्टेटर हैं वो इस राजा को देखने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। आगे इसमें बताया गया कि अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, यानी कि जब राजा उस मेहराब के नीचे आया यानी कि उस मेहराब के नीचे से गुजर रहा था, ही लॉस्ट हिज क्राउन कि वहाँ पर उसका मुकुट खो गया, यानी कि जो उसका ताज है जो सिर पर वो पहनते हैं, जो ताज है जो मुकुट है वो खो गया, यानी कि वो नीचे गिर करके खो गया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, यानी कि जो मेहराब था वो बहुत ही कम हाइट वाला बना था, यानी कि वो बहुत ही नीचा उन्होंने बना दिया था, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बनाई। राजा के ताज खोने के बाद में अ फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेचड फेस, उसके शांति प्रिय चेहरे पर अचानक ही गुस्सा आ गया और उस गुस्से की वजह से उसकी भौहें तन गई, यानी कि उसकी जो भौहें वो ऊपर की तरफ चढ़ गई क्योंकि राजा को ये देख करके बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। द किंग सैड, राजा ने कहा, दिस इज़ अ डिसग्रेस, यह तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स, यानी कि जिन लोगों ने जो मेहराब बनाई है उनका जो मुखिया है द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, उसको फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही द रोप यानी कि रस्सा एंड द गेलो और जो फांसी का जो तख्ता होता है वर अरेस्ट, उन सब की व्यवस्था की गई, यानी कि फांसी के लिए तैयारी झट से कर दी गई। आगे इसमें लिखा है द चीफ ऑफ बिल्डर, यानी कि जो मजदूरों का जो मुखिया था वॉज लेड आउट, उसको वहाँ पर लाया गया। ही पास द किंग, वह राजा के सामने से गुजरा। ही गेव ए साउट, वह जोर से चिल्लाया। उसके बाद जो मजदूरों का जो मुखिया था वह चिल्लाया और उसने चिल्ला करके कहा, ओ किंग, हे महाराज, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, कि यह तो कारीगरों की गलती थी। ओह सैड द किंग, राजा ने कहा ओह, एंड कॉल्ड अ होल्ट, और उसने ये कार्रवाई रोक दी, यानी कि जैसे उसको फांसी के लिए लेकर के जा रहे थे, यानी कि जो मजदूरों का जो मुखिया था उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उसको लेकर के आए थे। जब वो आया राजा के सामने और जैसे वो राजा के सामने से आगे चलने लगा तो उसने चिल्ला करके कहा, हे महाराज, ये तो कारीगरों की गलती है, यानी कि तो मजदूरों की गलती है। तो यह सुनकर के राजा ने कार्रवाई रोक दी। आगे इसमें बताया गया कि टू द प्रोसीडिंग, यानी कि जो फांसी लगाने की जो प्रक्रिया थी उसको रोक दिया। फिर आगे इसमें लिखा है कि बीइंग जस्ट, यानी कि एक न्यायप्रिय राजा होने के नाते, एंड प्लेसिडर और पूर्ण शांति प्रिय राजा होने के नाते, ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड, कि इस जो कारीगर का जो मुखिया है इसकी बजाय मुझे सभी के सभी जो वर्कमैन है, यानी कि सभी के सभी जो कारीगर हैं, जो मजदूर है जिन्होंने मिलकर के ये मेहराब बनाई है, मुझे उन सब को फांसी पर लटकाना होगा। यह सुनकर के द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज, के जो सभी कारीगर और मजदूर थे वो बड़े हैरान हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एंड सैड, और उसी अवस्था में उन्होंने कहा, ओ किंग, हे महाराज, यू डोंट रियलाइज, आपको एक चीज़ का आभास है, यानी कि आप एक चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। द ब्रिक्स वर मेड, यानी कि जो ईंट है वो बनाई गई थी ऑफ द रॉन्ग साइज, यानी कि ईंटों को गलत आकार से ही बनाया गया था, यानी कि जो ईंट का आकार था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। आगे इसमें लिखा है समन द मेसन्स, फिर राजा ने कहा कि जिन लोगों ने वो ईंट बनाई, जो राजमिस्त्री थे, उनको आदेश दिया जाता है, उनको समन किया जाता है कि उनको पकड़ करके लाया जाए। सेड द किंग, राजा ने कहा। द मेसन स्टूड देयर क्वेरिंग, अब वहाँ पर जो राजमिस्त्री थे जिन्होंने जो ईंट जो बनाई थी वो वहाँ पर आकर के उनको खड़ा कर दिया गया। देयर क्वेरिंग, जहाँ पर वो थर थर काँप रहे थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, कि महाराज, कि यह तो आर्किटेक्ट है जिसने हमें कहा था ऐसी ईंट बनाने का।
द आर्किटेक्ट वॉज समन, उसके बाद आर्किटेक्ट को भी समन करके बुलाया गया। आर्किटेक्ट को समन देने के बाद में इसमें लिखा हुआ है कि वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मेजेस्टी, यानी कि जब आर्किटेक्ट को समन दे करके बुलाया गया तो उसको भी पकड़ करके लाया गया। तो उसके बाद राजा ने कहा सेड हिज मेजेस्टी, यहाँ पर जो सेड हिज मेजेस्टी ये राजा के लिए लिखा हुआ है कि राजा ने कहा वेल आर्किटेक्ट, कि ठीक है आर्किटेक्ट, आई ऑर्डन दैट यू शैल बी हैंग्ड, कि मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, यू शैल बी हैंग्ड, सेड द आर्किटेक्ट। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट ने कहा ओ किंग, हे महाराज, यू हैव फॉरगॉटन, कि आप भूल गए हैं, वन स्मॉल थिंग, एक छोटी सी बात आप भूल गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान, कि आपने इस योजना में कुछ बदलाव किए थे, यानी कि आपने इस परियोजना में, यानी कि जो मेहराब बनाने की जो परियोजना है, आपने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे, आपने इसमें कुछ संशोधन किए थे। व्हेन आई शोड यू दैम टू यू, जब मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी तो आपने इसमें कुछ बदलाव किए थे। तो यह बात सुनकर के द किंग हर्ड दिस, राजा ने यह बात सुनी। द किंग सो रेड, कि राजा को यह सुनकर के बहुत गुस्सा आया। राजा को इतना गुस्सा आया कि इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, कि यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही पागल हो गया था। राजा को यह बात सुनकर के इतना ज़्यादा गुस्सा आया। तो इसमें साफ साफ ये बात बताई गई है कि जब आर्किटेक्ट ने राजा को कहा कि ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन अ स्मॉल थिंग, कि आप एक छोटी सी बात भूल गए हैं, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान, की जो मेहराब की जो परियोजना है उसमें आपने कुछ संशोधन किए हैं, उसमें आपने कुछ परिवर्तन किए हैं। व्हेन आई शोड देम टू यू, कि जब मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी। इस बात को सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा है, और इतना ज़्यादा गुस्सा है कि नियरली वो बिल्कुल ही पागल जैसा हो गया। आगे इसमें लिखा है कि बट, लेकिन, बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, कि एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा होने के नाते, ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, कि यह बहुत ही पेचीदा मामला है और साथ साथ ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। आगे इसमें लिखा है कि आई नीड वन काउंसिल, कि मुझे एक सलाहकार की ज़रूरत है। ब्रिंग टू मी, उसे मेरे पास लाया जाए। द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, कि उस शहर में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति उसको उसके पास लाया जाए। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि द वाइजेस्ट मैन, यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति, वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, वह व्यक्ति मिल गया था और उसको बुलाया गया। ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसके बाद उसको शाही दरबार में लेकर के जाया गया। आगे इसमें बताया गया है कि ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, कि जो सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति था वो चल भी नहीं पाता था और वो कुछ देख भी नहीं पाता था। सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा था, एंड देयर फॉर वाइज, फिर वो सबसे ज़्यादा समझदार था, वॉज ही। बट इन एक्वायरिंग, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। उस घबराहट में वॉइस ही सेड, यानी कि उस कपकपती आवाज़ में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि ट्रूली, बिल्कुल सच बात है। आगे इसमें बताया गया कि द आर्क, यानी कि जो मेहराब थी जो कि उन मजदूरों और कारीगरों ने बनाई थी, इट वॉज दैट बैंड, कि वह इतना बड़ा धमाका था। द क्राउन ऑफ, यानी कि जिससे कि राजा का मुकुट ही गिर गया। एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, और इस मेहराब को ही फांसी दे देनी चाहिए। अब आगे इसमें लिखा है कि टू द स्कैफोल्ड, यानी कि जो फांसी का जो तख्ता था, द अर्क वॉज लेड, कि उस तख्ते तक अब मेहराब को ही उठा करके लाया गया। वैन सडनली, और जब अचानक ही, अ काउंसलर सेड, एक सलाहकार व्यक्ति ने कहा, उस सलाहकार ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी, कि महाराज, कि जिस मेहराब ने आपके ताज को छुआ, व्हाट टच्ड योर हेड, कि जिस मेहराब ने आपके ताज को, आपके सिर को छुआ, हम उसको इतने शर्मनाक तरीके से फांसी कैसे दे सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। म्यूज द किंग, राजा ने बहुत ही गहन विचार करते हुए कहा कि बात बिल्कुल सही है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, कि अब तक जो जनता थी वो बेचैनी से भर गई थी, यानी कि जनता में बहुत ज़्यादा क्रोध था, वो बेचैन थी। वाज मटरिंग अलाउड, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, यानी कि वो आपस में बातें कर रही थी। अब यह देख करके द किंग परसीव्ड देयर मूड, कि राजा ने उनका जो मूड थे, यानी कि जिस तरीके से जो जनता थी वो गुस्से में थी, राजा ने सब देख करके सारी बात पहचान ली और उनके मूड को वो भाप, यानी कि उसके मूड को वो जान गया। एंड ट्रेम्बल्ड, और ये बात देख करके राजा घबराया। एंड सेड, और फिर राजा ने घोषणा की, टू ऑल हु वर असेंबल्ड, जितने भी सारे लोग वहाँ पर
इकट्ठे होकर के खड़े थे। सबके सामने राजा ने घोषणा की। अपनी घोषणा में राजा ने कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कि हमें ऐसे छोटे मोटे अपराध की जो बातें हैं यानी कि जो विचार है उसको स्थगित कर देना चाहिए, यानी कि हम जो फांसी की जो बात कर रहे हैं उसको हम फिर कभी देखेंगे। द नेशन वांट्स हैंगिंग, कि जो पूरा राष्ट्र है वो फांसी चाहता है। हैंग्ड मस्ट बी समवन, कि किसी न किसी को तो फांसी होनी ही चाहिए। एंड दैट इमिडिएटली, और वो भी तुरंत के तुरंत, यानी कि अभी के अभी किसी को फांसी होनी ही चाहिए। राष्ट्र फांसी चाहता है। इस बात पर इसमें आगे बताया गया कि द नोज वॉज सेट अप समवॉट हाइट, यानी कि जो फांसी का जो फंदा था उसे थोड़ी ऊंचाई पर स्थापित किया गया। ईच मैन, और प्रत्येक आदमी, यानी कि उस राज्य का प्रत्येक आदमी वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, यानी कि एक एक करके उस फांसी के फंदे से एक एक आदमी को नापा तोला गया। बट, लेकिन ओनली वन मैन वॉज सो टॉल एंड फिटेड, सिर्फ इस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति इतना लंबा था और पूरी तरीके से उसमें फिट आ रहा था। वन मैन, सिर्फ एक आदमी, दैट वॉज ऑल, और बस इसके बाद उनको और कुछ नहीं चाहिए था। आगे इसमें बताया गया कि ही वॉज द किंग हिज मैजेस्टी, और जो व्यक्ति उस फांसी के फंदे में फिट था और वह इतनी ऊंचाई का था, इतनी उसकी लंबाई थी, हाइट थी, ही वॉज द किंग, वह राजा था, हिज मैजेस्टी, वह स्वयं राजा था। वॉज देयरफॉर, इसलिए, हैंड बाय रॉयल डिक्री, और शाही आदेश पर उसको फांसी दे दी गई। यानी कि मूर्खों के राज्य में आपने देखा कि जब उस फांसी के फंदे पर कोई भी व्यक्ति फिट नहीं हो रहा था तो उस फांसी के फंदे पर राजा को भी फिट करके देखा गया, और राजा की इतनी लंबाई और वो पूरी तरीके से उस फांसी के फंदे पर फिट हो रहा था। तो इसी बात पर जो शाही आदेश था, जो रॉयल डिक्री थी, उसके अनुसार राजा को ही फांसी पर लटका दिया गया। अब इसके बाद इसमें लिखा है कि थैंक गॉडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, और उसके बाद जो मंत्रीगण हैं वो ईश्वर को धन्यवाद अदा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वी फाउंड समवन, की आखिरकार हमें कोई तो मिला जिसको फांसी देनी थी। फॉर इफ़ इंस्टेड, लेकिन अगर हमें कोई व्यक्ति नहीं मिलता, फॉर इफ़ इंस्टेड वी हैड नॉट, कि अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसको फांसी देनी थी, द अनरूली टाउन, उसके बाद जो अनियंत्रित जो ये राज्य था, माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, कि वह राज्य के खिलाफ ही हो सकता था। तो इसलिए ईश्वर आपका धन्यवाद कि हमें कोई तो मिला जिसको फांसी देनी थी, भले वो राजा ही क्यों ना हो। आगे इसमें बताया गया है कि लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने राजा की जय जयकार की कि राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। द किंग इज़ डेड, अब राजा की मृत्यु हो गई, यानी कि अब राजा मर गया है। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, यानी कि जो ये विकट स्थिति अब उनके सामने थी, यानी कि अब राजा की तो मृत्यु हो गई थी। अब इस समस्या पर उन्होंने विचार विमर्श किया। देन, और फिर, बीइंग प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होते हुए, माइंडेड मैन, और समझदार व्यक्ति होते हुए, सेंट आउट द हेरल्ड्स टू प्रोक्लेम, कि उसके बाद उन्होंने काफ़ी विचार किया और व्यवहारिकता जताते हुए, बड़ी समझदारी जताते हुए उन्होंने अपने दूतों को घोषणा करने के लिए भेज दिया। यहाँ पर जो हेरल्ड्स है वो राजदूत होते हैं और जो प्रोक्लेम्ड है वो घोषणा करना है। इन इस फॉरवर्ड मैजेस्टीज ने, यानी कि जो उनके पूर्व राजा थे उनके नाम पर उन्होंने दूतों को भेजा घोषणा करने के लिए। वो घोषणा क्या थी? वो घोषणा यह थी कि द नेक्स्ट टू द पास द सिटी गेट, कि जो नगर के द्वार से गुजरने वाला जो अगला व्यक्ति है, यानी कि द नेक्स्ट, यानी कि अगला व्यक्ति, टू पास, गुजरने वाला, द सिटी गेट, यानी कि उस नगर के द्वार से गुजरने वाला अगला व्यक्ति, विल चूज द रूलर ऑफ आर स्टेट, की हमारे राज्य का शासक चुनेगा, यानी कि हमारे राज्य का राजा वही व्यक्ति चुनेगा जो कि ऐसा व्यक्ति होगा जो कि हमारे नगर के द्वार से गुजरेगा। और उसके बाद यह भी विचार किया गया कि एज इज़ आर कस्टम, की जैसे कि हमारे रीति रिवाज है, जैसे कि हमारी परंपरा है, दिस विल बी एनफोर्स्ड, की इस बात को लागू किया जाएगा विद ड्यू सेरेमनी, यानी कि बड़ी औपचारिकता से, यानी कि बड़े ही तौर तरीके से इस बात को लागू किया जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उस वहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा, यानी कि नगर के द्वार से गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उसको अच्छे से मान सम्मान के साथ राजा मान लिया जाएगा। एज इज़ आर कस्टम, की जैसे कि हमारी परंपरा है, दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, यानी कि बड़े रीति रिवाज के साथ, बड़े
तौर तरीके से उसको लागू किया जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, उसके बाद उस नगर के द्वार से एक व्यक्ति गुजरा। एन इडियट, जो कि बहुत ज़्यादा मूर्ख था, एक मूर्ख व्यक्ति उस नगर के द्वार से गुजरा। उस मूर्ख व्यक्ति को नगर का द्वार क्रॉस करते हुए देख द गार्ड क्राइड, वहाँ के जो चौकीदार थे जो कि पहरा दे रहे थे, उन्होंने उसको चिल्ला करके रोका। हे वेट, रुको और डिसाइड करो, एंड डिसाइड हु इज़ टू बी द किंग, कि अगला राजा कौन होगा। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने ऐसे ही जो उसके दिमाग में आया उसने बोल दिया अ मेलन, एक तरबूज। द इडियट रिप्लाइड, उस मूर्ख व्यक्ति ने जवाब दिया एक तरबूज आपका राजा होगा। आगे इसमें लिखा है कि दिस वाज इज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, कि जितने भी सारे क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस के लिए उसका ये सबसे आदर्श सबसे बड़ा जवाब था। ही लाइक्ड मेलन्स, यानी कि उस मूर्ख व्यक्ति को तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद थे तो इसलिए उसके मुंह से तरबूज ही निकला। फिर इसके बाद इसमें लिखा है कि यू आर नाउ आवर किंग, कि अब तुम हमारे राजा हो। द मिनिस्टर सेड, मंत्रियों ने कहा। क्राउनिंग आ मेलन, यानी कि एक तरबूज को ताज पहनाते हुए, यानी कि उस मूर्ख के आंसर के आधार पर उन्होंने एक तरबूज को अपना राजा मान लिया और उसको ताज पहनाते हुए, यानी कि उसको मुकुट पहनाते हुए मंत्रियों ने कहा कि यू आर नाउ आवर किंग, कि अब आप हमारे राजा हैं। और आगे इसमें बताया गया कि देन, और उसके बाद दे लेड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन, कि वह उस तरबूज को लेकर के सिंहासन तक गए, यानी कि जो राज सिंहासन था जहाँ पर राजा बैठते हैं उस सिंहासन तक गए। एंड रिवरेंटली सेटेड डाउन, और उसको पूरे मान सम्मान से वहाँ पर विराजमान कर दिया। यानी कि उन सभी ने एक तरबूज को अपना राजा मान लिया जैसे कि उनकी प्रथा थी। तो कितना मूर्खों का शहर है कि जैसे कि आपने इस पोएम में यानी कि इस चैप्टर में पूरी बात सुनी कि एक राजा था जो कि अपने आप को न्याय प्रिय शांति प्रिय कहता था। उसने एक मेहराब बनाने का आदेश दिया, लेकिन कारीगरों की गलती की वजह से जो मेहराब है उसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। और उसके बाद जब राजा वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर के जाता है तो उसको मुकुट गिर जाता है और इससे राजा अपमानित महसूस करता है। लेकिन जो वहाँ की जो प्रथा थी कि अगर किसी की गलती है तो फांसी ज़रूर होगी, तो फांसी का आदेश दिया गया। सबसे पहले तो जो मज़दूर थे जिन्होंने वो बनाई थी उनको फांसी का आदेश दिया गया। तो उसके बाद जो मज़दूरों का मुखिया है उसने उनको कहा कि जी ईंटें ही गलत साइज़ की बनी हुई थी। उसके बाद जिन लोगों ने ईंटें बनाई थी उनको फांसी का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जी आर्किटेक्ट की गलती थी। फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो आर्किटेक्ट ने राजा को याद दिलाया कि आप एक बात भूल रहे हैं कि जब मैंने आपको इस मेहराब के डिज़ाइंस के बारे में इसके बारे में पूरी बात बताई थी तो आपने इसमें कुछ संशोधन यानी कि कुछ परिवर्तन करवाए थे। तो यहाँ पर जैसे कि प्रथा थी कि भी हाँ किसी न किसी को तो फांसी देनी ही है। ये बात को सुन कर के राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने पूरी जनता को ये घोषणा की हम इस बात के जो ये अपराध है इसको थोड़ा स्थगित कर देते हैं, लेकिन जो राष्ट्र है जो उसका राज्य है वो फांसी चाहता है कि किसी न किसी को तो फांसी देनी ही है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो फांसी का फंदा उसको थोड़ी ऊंचाई पर स्थापित किया गया और एक एक करके उस राज्य के सभी लोगों को उस पर नापतोल किया गया और अंततः राजा ही वह व्यक्ति है जो कि उस फांसी पर अच्छे से फिट होता है। उसके बाद जो शाही जो उसमें आदेश होता है शाही आदेश के अनुसार उस राजा को भी फांसी दे दी जाती है। उसके बाद इस राज्य की एक अजीब सी प्रथा ये भी है कि उसके बाद जो नगर द्वार है उससे अगला व्यक्ति गुजरने वाला है, यानी कि जो भी व्यक्ति वहाँ से अब गुजरने वाला है वही व्यक्ति अगले राजा को चुनाव करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ से एक मूर्ख व्यक्ति गुजरा और उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति से पूछा कि अगला राज्य उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति से पूछा कि अगला राजा कौन होगा। उस मूर्ख व्यक्ति को जैसा कि इसमें बताया गया है कि उसको तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद थे तो उसने कहा कि अगला राजा तरबूज होगा। और जैसे कि उनकी प्रथा थी कि जैसा कि आदेश दिया जाएगा जैसे कि उसका चुनाव होगा उसी को ही राजा मान लिया जाएगा। और उन्होंने एक तरबूज को लिया और तरबूज को ताज पहनाते हुए और अपने सिंहासन पर बैठाते हुए उसको कहा कि अब आप हमारे राजा हैं। तो इस सारे दरबारियों ने मंत्रियों ने यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र ने एक तरबूज को अपना राजा मान लिया। तो यही इस चैप्टर का जो नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी कि एक तरबूज के शहर की कहानी। बड़ी अजीब सी कहानी है। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी
और आपने एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और साथ साथ इसको सुनते समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस इसमें आपके सामने पूछे गए हैं इस मूर्खों के जो ये सिटी है इसको लेकर के, जिन्होंने तरबूज को अपना राजा बना लिया है, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।